24 के लोकसभा चुनाव में अवधेश अयोध्या में जीते तो अखिलेश 27 का सत्ताधीश बनने का सपना बुनने लगे। लेकिन मिल्कीपुर की हार ने अखिलेश के उस सपने को भी फीका कर दिया है और उनके पीडीए वाले पैतरे को भी अब एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब अखिलेश के सामने यह भी सवाल आ गया है कि आखिर भाजपा ने वो कौन सी रणनीति चली, योगी आदित्यनाथ ने वो कौन सा दांव खेला जिसके सामने अखिलेश का 24 वाला पीडीए का पैतरा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और अब अखिलेश 2027 में भाजपा के इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिशों में फिर से जुट गए हैं। क्या है पूरी कहानी, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने 24 के बाद जोरदार कमबैक किया और अखिलेश के पीडीए को ध्वस्त कर दिया है, पूरी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन ले चलता हूं आपको। 4 जून का वो दिन था, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार एनडीए के साथ सत्ता में काबिज हो चुकी थी, लेकिन एक सीट ऐसी थी जिसे लेकर पूरा विपक्ष भैया मिठाइयां बांट रहा था, जलेबियां बांट रहा था। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, भाजपा को कोसा जाना शुरू कर दिया गया था। यह सीट थी उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट, वो सीट जहां से अवधेश पासी चुनाव लड़कर सामने आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की इस सीट में हार हुई थी। लोकसभा नतीजों के बाद जैसे पूरे विपक्ष ने लोकसभा की इस फैजाबाद की सीट को भाजपा के सामने हार का एक तमगा बनाकर पहना दिया। अवधेश पासी का प्रमोशन होता है और अवधेश सीधे जाकर राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए नजर आते हैं। भाजपा को यह दिखाने की कोशिश की गई सदन में कि देखिए, ये हैं आपके हार का तोहफा, हम आपके हार का प्रतीक अपने साथ बैठाएंगे, और संसद में उसे पहली पंक्ति में जगह दी गई। अवधेश पासी सुर्खियों में भी खूब आए, हर जगह बयान देते, अवधेश पासी की हर जगह चर्चा होती। लेकिन वक्त बदला, दौर बदला और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आए। इन उपचुनाव में अखिलेश यादव को लगा कि उनका पीडीए वाला वो फॉर्मूला जो 24 में शायद चल गया, वो उन्हें फिर से एक बार साथ देगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कमर कसकर बैठी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत चूक भी हुई थी भाजपा से, भाजपा ने उस चूक में सुधार किया था। पहले तो उत्तर प्रदेश में पिछले साल 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर जीत कर आती है और 1 सीट पर सहयोगी दल जीत कर आता है। अखिलेश को तभी जवाब मिल गया था कि शायद 2024 में लोकसभा में उन्हें जो जीत मिली है वो एक तुक्का तो नहीं है, 2024 में उन्हें जो जीत मिली है कहीं वो एक इत्तेफाक तो नहीं था। लेकिन अखिलेश शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब जब मिल्कीपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को करारी हार दी, तो अखिलेश यादव को एक बार फिर से अपना पीडीए वाला पैतरा देखने की जरूरत आ गई कि भाई आखिर गड़बड़ क्या हुआ। लेकिन अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पीडीए का फॉर्मूला जिसके सहारे अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश बनने के सपने बुनाने लगे। कई पोस्टर्स नजर आए, कई बैनर्स नजर आए, दिल्ली में भी और उसके बाद लखनऊ में भी, जहां अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश घोषित किया गया। यानी कि 2027 विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव को जीता हुआ बताया गया। लेकिन अब जब मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली, तो अयोध्या की जीत पर तो अखिलेश ने वाहवाही लूटी, विपक्ष में अवधेश प्रसाद को ले जाकर अपने बगल में बैठा दिया। लेकिन जब मिल्कीपुर में हार हुई तो अखिलेश यादव प्रशासन पर दोष मढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में ला रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भूल गए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2014 में सबसे पहले आपसे यूपी छीना था और इसके बाद आप उत्तर प्रदेश से भाजपा की सियासत को कमजोर नहीं कर पाए। अब भाजपा ने क्या किया, अखिलेश यादव की पीडीए के प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने भी एक ऐसा ही दांव खेला। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने एक अलग रणनीति बनाई और इस रणनीति के तहत भाजपा बड़े नेताओं की तरफ नहीं जा रही थी, भाजपा नामी चेहरों को चुनाव प्रचार में लेकर नहीं जा रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर के छोटे से छोटे गांव में कार्यकर्ताओं को भेजा। वहां पर जो प्रधान होते हैं, जो छोटे छोटे सरपंच होते हैं, उनसे बातचीत की, चाहे वो दलित वोट बैंक को साधने की बात हो, चाहे वो यादव वोट बैंक को साधने की बात हो। अब मिल्कीपुर में यही हुआ है।
समाजवादी पार्टी के यहां से दलित वोट बैंक भी खिसक गया और जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक का टर्नआउट उतना ज्यादा नहीं हो पाया। इसी मसले को लेकर अखिलेश यादव बार बार चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव भाजपा के तंत्र को दोष दे रहे हैं कि भाई आपने वोट नहीं होने दिया। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव, अगर आपके पास दलित वोट बैंक नहीं आया, आपके पास यादव वोट बैंक नहीं आया, तो जाहिर सी बात है मिल्कीपुर की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। अब ऐसे में आप इस बात को भी अब कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए कि जो फैजाबाद में आपकी जीत हुई थी, क्या वाकई में वो आपकी जीत थी? यह अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा सवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अब क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनावों में यहां पर शिरकत की है। इसमें भाजपा को 7 में जीत मिली है, 1 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ने जीत हासिल की है। यानी कि अगर नतीजों को देखा जाए तो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोर नजर आ रही थी, अब वो कमजोरी दूर हो चुकी है। अखिलेश यादव 27 का ख्वाब बुन रहे थे। अभी अखिलेश यादव से हाल ही में एक सवाल भी पूछा गया कि 2027 पे कौन आएगा, तो अखिलेश यादव ने बड़े अपने एक अंदाज में ये नहीं कहा कि सपा आएगी या कोई और आएगा। अखिलेश ने कहा कि 27 में पीडीए आएगा। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव ने अखिलेश के पीडीए को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। दलित वोट बैंक, मिल्कीपुर में 30% दलित मतदाता हैं और इतने ही पिछड़ा वर्ग के हैं, इतने ही मुस्लिम मतदाता भी हैं। लेकिन अखिलेश को किसी का भी साथ नहीं मिला। करीब 61,000 वोटों से अवधेश पासी के बेटे की हार हुई है। अब दो चीज सामने आती हैं। एक अवधेश पासी, अवधेश प्रसाद, जिनको आप सबसे बड़ा अपना चेहरा बना रहे थे, जिन्हें आपने लोकसभा की पहली पंक्ति दे दी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने अखिलेश से भी वो लोकसभा की पहली कुर्सी छीन ली और अखिलेश यादव को बगल वाली कतार में जाना पड़ा। लेकिन अवधेश को अपनी सियासत का चेहरा बनाकर 27 के सत्ताधीश बनने का जो ख्वाब अखिलेश यादव देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने इस ख्वाब को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इसका श्रेय जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ को जाता है। योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बड़ा साग का सवाल बन ही गया था। जाहिर सी बात है 2024 में जिस लिहाज से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपना पूरा आधार खोना पड़ा, आधी से ज्यादा सीट भाजपा की चली गई और उनमें से भी ज्यादा जो था, सबसे ज्यादा जो कील भाजपा को लगी थी वो फैजाबाद की सीट थी। कहा गया कि भाई राम मंदिर का निर्माण भी कराया, लेकिन प्रभु श्री राम ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद नहीं दिया, योगी आदित्यनाथ को अपना आशीर्वाद नहीं दिया। और योगी आदित्यनाथ की सियासत के लिए यह एक बड़ा यहां पर घटना चक्र बनकर साबित हुआ। जब से योगी आदित्यनाथ सियासत में आए हैं, उन्हें वैसे तो कभी हार नसीब नहीं हुई, लेकिन अयोध्या की हार बार बार योगी आदित्यनाथ को सवाल के कटघरे में खड़ी कर रही थी। संगठन में भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन उपचुनाव, पहले तो 9 सीटों पर और उसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव, योगी आदित्यनाथ ने बखूबी यहां पर अपनी सियासी सूझबूझ का परिचय दिया। पहले उन्होंने संगठन को साधा, केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो लगातार तल्खियां निकलकर सामने आ रही थी, योगी आदित्यनाथ ने उसे संभाला और एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर संगठन के बड़े नेता तक योगी आदित्यनाथ ने तालमेल बैठाया। उसका नतीजा आपको मिल्कीपुर में देखने के लिए मिला। जो पीडीए अखिलेश यादव को लगातार साथ दे रहा था, पिछड़ा वोट बैंक हो, दलित वोट बैंक हो, यहां तक कि आपने यादव वोट बैंक को भी अपनी तरफ मोड़ लिया। ऐसे में अब अखिलेश यादव एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि 27 में ये पीडीए का जो फॉर्मूला है उनका साथ देगा या उपचुनाव जैसे हाल हो जाएंगे। लेकिन इस रणनीति में योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय नेतृत्व भी था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। 24 के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता यूपी में सक्रिय हो गए थे। छोटे छोटे गांवों में पहुंच रहे थे, वहां के प्रधानों से बातचीत हो रही थी, सरपंचों से बातचीत हो रही थी, गांव के लोगों से बातचीत हो रही थी और वो भरोसा हासिल किया गया। हालांकि उस वक्त कुछ बयान ऐसे आए थे जिसके बाद भाजपा और संघ में कहीं ऐसी तकरार जैसी बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन ये बातें चुनाव के ठीक बाद पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और अब जो नतीजे सामने आए हैं, योगी आदित्यनाथ का चाहे कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे ये वाला नारा हो या हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो, हर तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपने आप को साबित कर दिया। लेकिन यह सिर्फ सवाल योगी आदित्यनाथ को खुद को साबित करने का नहीं था। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए तो एक नेता के उभरने की चर्चा आई और यह चर्चा थी अखिलेश यादव की। बात निकल कर आई कि क्या अब उत्तर प्रदेश देश को एक नया विपक्ष का बड़ा नेता देने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे बड़े दल के तौर पर लोकसभा में पहुंचे थे। लेकिन अब एक के बाद एक उपचुनाव में मिल रही हार
एक के बाद एक झटके, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश में हो या योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दूसरे राज्यों में हो। योगी आदित्यनाथ ने क्या कमाल किया, हरियाणा में गए, भारतीय जनता पार्टी की झोली में उन्होंने जीत डाल दी। योगी आदित्यनाथ की इस कवायद को, इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हीं बातों को रखा, वहां भी भाजपा को जीत मिली। और जब अब उत्तर प्रदेश की बात थी, यहां भला योगी आदित्यनाथ कैसे चूक सकते थे। यहां पर उन्होंने पीडीए को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति बनाई, गांवों में पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे और योगी आदित्यनाथ पर लोगों ने एक बार फिर से भरोसा किया। हालांकि अखिलेश ने यहां पूरी कोशिश की थी, उन्होंने महाकुंभ का मुद्दा भुनाया। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, महाकुंभ में जिस लिहाज से लोगों की मौत हुई है, पूरी तरह से उन्होंने प्रशासन को कोसा, योगी सरकार को कोसा और अव्यवस्थाओं को यहां पर उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। मिल्कीपुर की जनता ने अखिलेश यादव से यह कह दिया है कि हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में हमसे भूल हुई हो, लेकिन अब हम उस भूल को सुधार चुके हैं। 10 सीटों पर अखिलेश यादव को 8 में मिली हार, पीडीए के फेल होते फॉर्मूले के लिए सीधे ये बताने के लिए काफी है कि अब आपका ये फॉर्मूला सफल नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव के सामने अब ये एक बड़ा सवाल है कि भाई 27 में अगर आपको भाजपा से मुकाबला करना है तो या तो आप पीडीए के फॉर्मूले से आगे बढ़िए और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले के लिए एक नया राजनीतिक फॉर्मूला लेकर आइए। नहीं तो जो हाल आपका उपचुनाव में हुआ है, 27 में भी कहीं वही हाल आपके साथ ना हो जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ